साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आज सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के विलयन का आज हम लोग भाग 4 देखेंगे। इनमें पहला टॉपिक है आज का हमारा मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज की परिभाषा समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है। हमने मान लिया कि जो हमारे विलेय हैं इनके मोलों की संख्या स्मॉल n है तथा जो हमारे विलायक हैं इनके मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है। तो परिभाषा देखते हैं हम लोग कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। विलेय के मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए तो पहले हम लोग ऊपर विलेय का मोलों की संख्या रखेंगे। जैसे विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए तो ऊपर हम लोग विलेय के मोलों की संख्या रखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n हमने मानी है, बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या का योग। तो ये हमारा कहलाएगा विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज। यदि हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना होता तो ऊपर हम लोग इसकी परिभाषा में क्या लिखते, विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर विलेय का पूछा जाए तो ऊपर विलेय की मोलों की संख्या हो जाती है, बाकी नीचे दोनों में कुल रहता है। नेक्स्ट है हमारा विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। तो विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, विलायक का मोल प्रभाज। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछे तो पहले विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मोल प्रभाज की परिभाषा क्या होगी। हमने विलेय का मोल प्रभाज देख लिया, विलायक का मोल प्रभाज देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि मोल प्रभाज होता क्या है। विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n या फिर विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल N तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी मोल प्रभाज का मतलब है कि या तो विलेय की मोलों की संख्या रहे बटे कुल मोलों की संख्या हो या फिर विलायक की मोलों की संख्या हो बटे कुल मोलों की संख्या हो। तो ये जो अनुपात हमारा होता है इन दोनों को क्या कहा जाएगा, मोल प्रभाज कहा जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा स्मॉल n या फिर कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या हमारा क्या कहलाएगी, मोल प्रभाज कहलाएगी। नोट पॉइंट देखते हैं। सवाल लगाते समय यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाए मोल प्रभाज का तो इसमें हम लोग करते क्या है, सवाल लगाते समय यदि पदार्थ की मात्रा दी गई हो यानी W दिया गया हो तब सूत्र में n बराबर W/m तथा कैपिटल N बराबर कैपिटल W/m का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोल प्रभाज के फार्मूले में n होता है और अगर हमें W दिया गया है तो इन फार्मूले से हम उनको क्या कर लेंगे, चेंज करके उसमें वैल्यू रख देंगे। दोनों में से एक का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। यानी अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो स्मॉल n निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो कैपिटल N रख के निकालेंगे। तो दोनों में से एक का हम लोग पहले निकाल लेंगे तो दूसरा निकालने के लिए फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे, फिर उसे एक से घटा करके एक से जितना आया हो उसको घटा करके हम लोग दूसरे का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो ये नोट पॉइंट हमारा न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल देखते हैं। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमने 72 ग्राम जल लिया है हमने और 92 ग्राम हमने लिया है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल हमने ज़्यादा लिया है इसलिए ये हमारा कैपिटल W कहलाएगा और जो हमने कम मात्रा में लिया है वो हमारा स्मॉल w कहलाएगा। ये हमारा है एथिल अल्कोहल।
तो यहाँ पर विलेय हमारा जल है और विलायक अब की बार क्या है हमारा, एथिल एल्कोहल है। तो यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज का मतलब है कि जल का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज का मतलब है एथिल एल्कोहल का हमें निकालना है। यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज का अर्थ है जल का हमें निकालना है मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज का मतलब है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें N निकालना आवश्यक होता है, तो पहले हम लोग N निकालते हैं। हमें W दिया गया है 72 ग्राम है और हमें N निकालने के लिए N बराबर होता है W/M। सबसे पहले स्मॉल n निकालना है। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल W/m। तो पहले हमें स्मॉल m पता हो जाए तो हम n निकाल लेंगे। स्मॉल m का मतलब है किसका अणुभार निकालना है, स्मॉल w वाले का यानी जल का। तो यहाँ पर पहले हम जल का अणुभार निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा जल का अणुभार, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा w, स्मॉल w दिया गया है 72 और स्मॉल m कितना आ गया है 18, तो ये हमारा आ जाएगा 4। स्मॉल n बराबर कितना आ गया है 4 आ गया है। क्योंकि मोल प्रभाज में हमें स्मॉल n और कैपिटल N दोनों की आवश्यकता होती है, तो स्मॉल n हमने विलेय से निकाला है, अब कैपिटल N हम लोग विलायक से निकालेंगे। तो कैपिटल N निकालते हैं। कैपिटल N बराबर होगा कैपिटल W/कैपिटल M। तो कैपिटल W तो हमें दिया गया है 92 ग्राम है, कैपिटल M चाहिए। कैपिटल M का मतलब है कैपिटल W वाले का हमें अणुभार चाहिए यानी एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल का पहले फार्मूला क्या होता है, एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH। इसका हमें अणुभार निकालना है, तो इसका अणुभार हम लोग निकालते हैं। कार्बन का होता है 12 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है तो 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और फिर हाइड्रोजन का 1, तो ये हमारा आ जाएगा 46। तो यहाँ पर हम कैपिटल M का मान रख देंगे। तो यहाँ से हमें कैपिटल N बराबर मिल जाएगा 2। अब लो हम यहाँ पर मोल प्रभाज निकालेंगे, H2O का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा। H2O जो है हमारा कम मात्रा में था यानी विलेय था, तो विलेय के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ से स्मॉल n हमारा आया है कितना 4 आया है, बटे 4 प्लस कैपिटल N का मान 2 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 4/6। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 0.666। ये हम लोगों का पहला आंसर हो गया कि विलेय का मोल प्रभाज हमें मिल गया। विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम लोग फिर से वो नहीं लिखेंगे कि C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N बटे N प्लस N। इस फार्मूले में बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक का मोल प्रभाज हमारा निकल जाए तो नोट पॉइंट ये कहता है कि एक से घटा करके हम दूसरा मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज यानी एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस जो हमारा पहला मोल प्रभाज आया हो उसको घटाने पर हमारा दूसरा मोल प्रभाज निकल आएगा। तो ये घटाने पर हमारी वैल्यू बचेगी 0.334 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल n मिलना चाहिए, फिर कैपिटल N मिलना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाएं तो एक वे मोल प्रभाज हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे हमने विलेय का निकाला था स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N करके। जब एक का मोल प्रभाज आ जाए तो एक से घटा करके हम लोग दूसरा भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 450 ग्राम जल में एसीटोन CH3COCH3 के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है कैपिटल W बराबर है 450 ग्राम और स्मॉल w बराबर दिया है 5.8 ग्राम। जो ज़्यादा मात्रा में दिया हो उसे कैपिटल W मान लेते हैं, जो कम मात्रा में दिया हो स्मॉल w मान लेते हैं। दो चीज़ों की बात की गई है, जल है हमारा और एसीटोन है। जल अधिक मात्रा में दिया गया है, अब कि जल हमारा विलायक है,
विलायक कौन है आपकी? जल है, और एसीटोन हमारा विलेय है। तो सबसे पहले हम लोग H2O के लिए लेते हैं, H2O के लिए, जल के लिए। तो जल के लिए W दिया गया है हमारा 450 ग्राम, और M निकाल लेते हैं H2O का हम लोग। तो कितना हो जाएगा जी हमारा? 18 होता है, 2 + 16 18 हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल W हमें दिया गया है 450 ग्राम, और कैपिटल M हमारा कितना आया है? 18, क्योंकि ये कैपिटल W था 450 ग्राम, इसलिए ये हमारा कैपिटल M कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू डिवाइड करने पर यहाँ से हमारा 25 आ जाएगा। तो कैपिटल N का मान हमें मिल गया 25, और हमें अब चाहिए स्मॉल n की वैल्यू। तो एसीटोन के लिए हम लोग लिखते हैं, एसीटोन का मतलब CH3CO CH3 के लिए लिखते हैं। तो इसके लिए स्मॉल w दिया गया है 5.8 ग्राम। इसका m निकाल लेते हैं। इसका m क्या हो जाएगा? स्मॉल m ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा आपकी कम मात्रा में दिया गया है। तो कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन 3 है इसलिए 3 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, फिर कार्बन का परमाणु भार 12 हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन हमारे 3 दिए गए हैं। तो ये जोड़ने पर जो हमारा स्मॉल m है 58 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो w दिया गया है 5.8 बटे स्मॉल m आया है 58। तो यहाँ से हमारा 0.1 आ जाएगा। तो हम लोग विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, ये बराबर हो जाएगा, विलेय है इसलिए विलेय पहले लिखेंगे, फिर नीचे कुल लिख देते हैं। तो स्मॉल n हमारा आया है 0.1, और 0.1 प्लस कैपिटल N हमने निकाला था 25। तो ये हमारा हो जाएगा 1/251। डिवाइड करने पर ये हमारा आ जाएगा 0.004। जब विलेय का आ जाए तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए करते क्या हैं? विलेय का मोल प्रभाज निकल जाने पर विलायक का मोल प्रभाज जो होता है 1 से घटा करके प्राप्त कर लेते हैं। तो हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 - 0.004, और ये घटाने पर हमारा आ जाएगा 0.996। तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा फार्मलता क्या होती है। फार्मलता एक प्रकार की मोलरता ही होती है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था। फार्मलता एक प्रकार की मोलरता होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते हैं। कौन से पदार्थ हैं? जैसे आयनिक ठोस हैं। तो इनके स्थान पर हम लोग द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ होते हैं इनकी जो फार्मलता होती है सांद्रता के पदों में व्यक्त की जाती है। यानी फार्मलता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का सूत्र भार गुणे आयतन। ये हमारा हो गया फार्मलता। ये नेक्स्ट हमारा विषय है द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। द्रव का वाष्प दाब, जब किसी द्रव या विलायक को, कोई द्रव हो या फिर विलायक को गर्म किया जाए तो द्रव की सतह पर वाष्प दाब एकत्रित हो जाता है। यह वाष्प दाब जो होता है द्रव की सतह पर अंदर की ओर एक दाब लगाया करता है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमने कोई पात्र ले रखा है और इसमें ये कोई द्रव भरा हुआ है। जब इसे गर्म किया जाता है जो द्रव होता है वाष्प के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाता है। और जो है हमारा आज का वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए, कोई हमने विलायक ले रखा है उसमें बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए
तो बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जो हमारा विलयन है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। जैसे इसमें कोई हमने विलायक लिया था, इसमें अगर बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो जो हमारा विलयन होगा इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। मान लेते हैं यदि विलायक का वाष्प दाब P है तथा विलयन का वाष्प दाब हमारा क्या है, PS। S का मतलब सॉल्यूशन, विलयन। तब क्या होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, कमी होती है, वो हो जाएगा P माइनस PS/P। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P माइनस PS/P। P मतलब विलायक का वाष्प दाब, PS का मतलब विलयन का वाष्प दाब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है राउल्ट का नियम लिखिए, और राउल्ट के नियम की सीमाएं होती हैं। तो हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जिसे अभी हमने निकाला था P माइनस PS/P। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P माइनस PS/P। तो जो राउल्ट का नियम है ये कहता है कि ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और हम लोग देख चुके हैं कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये बराबर होता है इसके। यही है राउल्ट का नियम कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं हम लोग राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS/P होता है। यह बराबर हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज के, यानी N/N प्लस कैपिटल N, जहाँ पर P क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, PS हमने बात की ये विलयन का वाष्प दाब है, N जो है स्मॉल वाला n विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है इसमें, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं उनमें राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थों पर इनका नियम लागू नहीं होता है। फिर कहाँ लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है। कहाँ पर लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। बाकी तन विलयन हो गया या अवाष्पशील पदार्थ हो गया, उन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।